विधानसभा चुनाव में देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सारी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। राहुल गांधी के द्वारा दी गई मंजूरी। इसके बाद बताएंगे 2 सीटों पर नए बड़े उम्मीदवार उतारे गए हैं। दोस्तों बताएंगे कौन कौन से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट में लगी है जोरदार फटकार। बताएंगे कौन से मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का चढ़ा है पारा दोस्तों। और चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी को बहिष्कार करने की दी है धमकी दोस्तों। इसी के साथ में बाबा सिद्दीकी के बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी ने किया है धोखा। बताएंगे किस तरीके से टिकट बंटवारे में की गई है हेरफेर दोस्तों। और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अब 3 से बढ़कर 9 हो गई है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल की संख्या बताएंगे कौन कौन से नई पॉलिटिकल पार्टी के लोग ऐड हुए हैं दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटका के चुनाव को लेकर खुद प्रचार करने उतरे मुख्यमंत्री। बताएंगे कहां प्रचार किया गया है, एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के अंदर 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है और इस बार फिर से राज्य में परिवर्तन होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में यूपी में चलेगी साइकिल लिखा जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जानकारी दी है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस पार्टी ने 2 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी को दिए हैं। वो दोनों उम्मीदवार गाजियाबाद और खैर की सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने खुद से इसकी जानकारी दी है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पार्टी के कैडर का उन्होंने धन्यवाद किया और कहा है कि मिलकर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगी। साफ शब्दों में कहा है कि हम लोग जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, भाजपा को हराना मुख्य उद्देश्य और इसीलिए निर्णय लिया गया है दोस्तों। इसके बाद अखिलेश यादव ने पहले 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। अब गाजियाबाद की सीट से समाजवादी पार्टी ने राज जाटव को अपने पार्टी का सिंबल दिया है और खैर विधानसभा उपचुनाव के लिए चारू केन को उम्मीदवार बनाया गया है। चारू केन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू की पुत्रवधू है और समाजवादी पार्टी ने 2 बची हुई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके अब चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है दोस्तों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जबरदस्त मुकाबला कई सीटों पर देखने को मिलेगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के अंदर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज कर दी है दोस्तों, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इन राज्यों में कोर्ट के पिछले आदेशों का उल्लंघन करते हुए गैर कानूनी तरीके से ध्वस्तीकरण किया गया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय महिला महासंघ की याचिका मुख्यतः न्यूज़पेपर की रिपोर्टों पर आधारित है और इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, इसीलिए आदेश के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है दोस्तों। कोर्ट ने ये जो बातें की है इस पर सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि 17 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी और RSS से जुड़े कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था दोस्तों। लेकिन कोर्ट कह रहा है कि उनके पास सबूत ही नहीं है और मीडिया की रिपोर्ट को एकमात्र सबूत नहीं माना जा सकता। आपकी जो भी राय हो लिखिएगा जरूर। साथ साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दे रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 मंत्रियों को यहां पर भी चुनाव जिताने के लिए लगा रखा है दोस्तों। और ऐसे में इसी क्षेत्र के अंदर लाल इमली कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया है कि 31 महीने का बकाया अगर नहीं दिया गया और छुट्टी का नकदीकरण नहीं किया गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। यानी कर्मचारी खुलकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर ऐसा लग रहा है कि एनसीपी अजित पवार पार्टी भी अब मुस्लिम वोट नहीं चाहती है दोस्तों। लोकसभा चुनाव में तमाम कोशिश के बावजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया, तो इसके बाद अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार नवाब मलिक की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा सीटों को लेकर लिस्ट जारी की गई थी। नवाब मलिक का नाम भी इसमें होना चाहिए था, लेकिन नवाब मलिक की जगह सना मलिक को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी एनसीपी ने अपने दिग्गज नेता को ही टिकट नहीं दिया है दोस्तों। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया होगा, इसके बाद ये कदम उठाया गया है। साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले महायुति में बगावत देखने को मिल रहा है दोस्तों। छगन भुजबल के भतीजे और एनसीपी अजित पवार गुट की मुंबई इकाई के अध्यक्ष समीर भुजबल ने अपने सारे पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नांदगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। महायुति की सीट शेयरिंग के मद्देनजर नांदगांव से एकनाथ शिंदे को उम्मीदवार उतारने की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। शिंदे पहले ही वहां से मौजूदा विधायक सुहास कांडे को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। आपको बता दें कि समीर भुजबल नंदगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और वह पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे। एनसीपी के कार्यकर्ता यह सीट समीर भुजबल के लिए मांग रहे थे। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि नांदगांव में सुहास कांडे के समर्थन में काम नहीं करेंगे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत एकनाथ शिंदे गुट को ये सीट दे दी गई दोस्तों। और एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार के खिलाफ एनसीपी अजित पवार के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे समीर भुजबल तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आपस में वोट बढ़ता दिखाई देगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कई सारी सीटों पर बगावत के कारण महायुति गठबंधन को तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि महायुति गठबंधन में जो पार्टियां साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही है उनमें से ज्यादातर पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती आई है। कम से कम एनसीपी के कई सारे ऐसे विधायक और बड़े नेता हैं जो बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के मजबूत सीटों पर कॉमन दावेदारी रखते हैं दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखिएगा जरूर। साथ साथ मुंबई के अंदर बांद्रा ईस्ट से विधायक जिशान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने बाबा सिद्दीकी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन ली गई तस्वीर शेयर करते हुए कई बातें कही है दोस्तों। जिशान
जिशान सिद्दीकी ने अपने पिता को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की है। बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दोस्तों। इसके बाद जिशान सिद्दीकी लगातार शोक में डूबे हुए थे। इसके बाद उनको अब पता चला है कि उनकी सीट से एनसीपी ने किसी और को टिकट दे दिया है। आपको बता दें कि जिशान सिद्दीकी एनसीपी ज्वाइन करते हैं और राज्यसभा के चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ वोट करते हैं। बीजेपी के दबाव में अजित पवार जिशान सिद्दीकी की जगह किसी और को उम्मीदवार बनाकर उतारना चाहते हैं। दोस्तों ये भनक लग गई है। आपको बता दें कि जिशान सिद्दीकी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सुना है पुराने दोस्तों ने बांद्रा पूर्व में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, साथ निभाना तो कभी इनकी फितरत में था ही नहीं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब की भीड़ बढ़ाने का फायदा नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों जिशान सिद्दीकी को लेकर यह अपडेट है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एनसीपी झुक गई है दोस्तों, और यहां से महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ठाकरे गुट की ओर से बांद्रा पूर्व विधानसभा से वरुण सरदेसाई को मैदान में उतारा गया है। सवाल यह है कि क्या जिशान सिद्दीकी को महाविकास अघाड़ी गठबंधन टिकट दे सकता है? क्या उद्धव ठाकरे की टिकट से मैदान में उतर सकते हैं? जो भी जानकारी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें लेकर एक सिंपैथी है दोस्तों, और ये सीट हमेशा से बाबा सिद्दीकी की रही है। वो यहाँ पर जीते आ रहे हैं। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा बात सीट की नहीं है, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी ने 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का नया अध्याय लिखने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। यह देश, संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट ना घटने दे, एक भी वोट ना बटने दे। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भावना भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया अध्याय लिखेगी और कल भी लिखेगी। अखिलेश यादव ने अनाउंसमेंट खुद से किया है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही कांग्रेस पार्टी के लोग भी मैदान में उतरेंगे, यानी पार्टी का सिंबल समाजवादी पार्टी का होगा। साथ साथ दोस्तों महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर ये अपडेट आई थी कि कांग्रेस पार्टी को भी मात्र 85 सीटें दी गई है दोस्तों। ऐसे में अब जो जानकारी है उसके अनुसार ये सीटें और ज्यादा बढ़ने वाली है, और बची हुई जो सीटें उनमें ज्यादातर कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। मिनिमम 100 और मैक्सिमम 105 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल 85 सीटें कांग्रेस को मिली है। साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे। उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पक्ष के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल के विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर यह जानकारी सामने आई है दोस्तों। ये अच्छी बात है, ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई समेत कई और शहरी इलाकों के अंदर उनकी बातों का दूर तक असर होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार के लिए कोई प्रचार नहीं करेंगे, वैसे भी कांग्रेस पार्टी शायद उनको प्रचार के लिए ना बुलाए। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के 84 सीट से भी कारीलाल ननोमा को मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को, खैर से सुरेंद्र दिलेर को और करहल से अनुजेश यादव को, फूलपुर से दीपक पटेल और कटहरी से धर्मराज निषाद को और माझवा से सुचिस्मिता मौर्य को मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट मीरापुर अपने सहयोगी रालोद को दी है और सीसामऊ से खुद भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। साथ साथ कर्नाटका के बाई इलेक्शन को लेकर ऐसा लग रहा है कि राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल शायद चल रहा है। यही बड़ा कारण दोस्तों की बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। एक दिन पहले चन्नपटना विधानसभा सीट को लेकर जानकारी आई थी। सीपी योगेश्वर यहां से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरे हैं और खुद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया प्रचार करने के लिए चन्नपटना विधानसभा पहुंच गए। यहां पर उन्होंने रोड शो किया और रोड शो के दौरान डीके शिव कुमार भी मौजूद रहे। नॉमिनेशन किया गया, फिर सीपी योगेश्वर के लिए वोट भी मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए बड़े नेता सीपी योगेश्वर एक दमदार नेता हो सकते हैं दोस्तों। साथ साथ सेबी की चीफ और चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था। कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल इसकी अध्यक्षता करते हैं। उन्होंने नोटिस जारी किया था और कमेटी के सामने इनको आना था सेबी की चीफ को, लेकिन माधवी पुरी नहीं पहुंची है दोस्तों। इसके बाद क्या संसद के प्रिविलेज का उल्लंघन हुआ है? अगर हाँ तो फिर केसी वेणुगोपाल को कमेटी के माध्यम से सेबी की चीफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के एक कमेटी ने बुलाया है जो हाई पावर्ड कमेटी है और उनके बुलाने के बावजूद अगर माधवी पुरी नहीं गई है तो यह साफ तौर पर पार्लियामेंट का अपमान है दोस्तों। और अब इनके ऊपर केस भी चलना चाहिए। देखते हैं क्या अगली तारीख दी जाएगी। अभी जो जानकारी उसके अनुसार शायद अगली बार फिर बुलाया जा सकता है और अगर बार बार उल्लंघन किया जाएगा तो फिर प्रिविलेज मोशन भी चल सकता है। जो भी जानकारी आती रहेगी इससे जुड़ी हुई आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ पूर्वी जमशेदपुर से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी अजय कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया है दोस्तों। कांग्रेस के दिग्गज नेता है। इसी के साथ में धुले सिटी से पूर्व विधायक अनिल गोटे ने शिवसेना यूबीटी का दामन थामा है दोस्तों। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे खुद यहां मौजूद रहे। संजय राउत भी मौजूद है। साथ साथ तमिल सुपरस्टार विजय रविवार को एक बड़ी चुनावी सभा करने वाले हैं दोस्तों। आपको बता दें कि 2026 में तमिलनाडु के इलेक्शन होने वाले हैं और उससे पहले सुपरस्टार विजय थालापति की ओर से एक बड़ी रैली बुलाई गई है दोस्तों। इस रैली में जितना बड़ा जन सैलाब देखने को
मिलेगा, उसी से तय होगा कि क्या तमिलनाडु की राजनीति एक बड़ा परिवर्तन होने की ओर रुख कर रही है। क्योंकि थालापति विजय उस समय में तमिलनाडु की राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं जब तमिलनाडु की राजनीति में कोई बड़ा नेता एमके स्टालिन के बाद नजर नहीं आता है, यानी विपक्ष में एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। और दूसरी ओर एमके स्टालिन भी अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को सत्ता देकर राजनीति से अलग हो सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके वो सत्ता का हस्तांतरण करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, उप मुख्यमंत्री बनाया है। और ऐसे में दोस्तों विजय थालापति अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं, उनको सपोर्ट मिलता है, तो फिर तमिलनाडु की राजनीति में जबरदस्त तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के कैंडिडेट की लिस्ट सामने आ गई है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान किए हैं। दोस्तों जयंत पाटिल ने एनसीपी की पहली सूची जारी की है। इसमें जयंत पाटिल खुद इस्लामपुर से मैदान में उतर रहे हैं, अनिल देशमुख को काटोल से मैदान में उतारा जा रहा है और धन सावंगी से राजेश टोपे मैदान में उतरेंगे। बाला से पाटिल को कराड़ सीट से मैदान में उतारा गया है, जबकि विपक्ष के नेता जितेंद्र अवध को मुब्रा कलवा सीट से मैदान में उतारा गया है। बारामती की बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग कैंडिडेट यहाँ पर है युगेंद्र पवार, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो अजित पवार के भतीजे हैं और अजित पवार के सामने मुकाबले में उतरे हैं, यानी परिवार का फिर से मुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा के अंदर बारामती के सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था। सुनेत्रा पवार के सामने सुप्रिया सुले मैदान में उतरी हुई थी, सुप्रिया सुले को जीत मिल गई और अजित पवार की पत्नी चुनाव हार गई। इसके बाद अजित पवार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने शरद पवार ने उन्हीं के भतीजे को मैदान में उतार दिया है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। दोस्तों इसके साथ में पेट्रोल का प्रलोभन देकर भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़वा की ओर से जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि पेट्रोल पंप पर भाजपा के ये लोग खड़े हैं, इन्हें बुलाया गया है और कहा गया है कि अगर आप बीजेपी की रैली में शामिल होंगे तो आप सभी को फ्री में पेट्रोल दिया जाएगा। इलेक्शन का पूरी तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। लोगों में पेट्रोल का लोभ देकर बीजेपी की रैली में लोग इकट्ठा किए जा रहे हैं। साथ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार हिंदू मुसलमानों को लेकर माहौल गर्म कर रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से उत्तरकाशी में मस्जिद गिराने को लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि पहले हिमाचल प्रदेश में इस तरीके का विवाद देखने को मिला था और अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद गिराने को लेकर भीड़ एकत्रित हो गई। दोस्तों जब हालात बेकाबू हो गए तो हिंसा का रूप ले लिया गया, तब पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करके लाठीचार्ज करने की कोशिश की। कुल मिलाकर उत्तराखंड के अंदर भी माहौल बिगाड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था। साथ महायुति गठबंधन में झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महायुति गठबंधन ने 182 सीटों का ऐलान किया, 106 सीटों पर विवाद जारी है। दोस्तों ऐसा मीडिया में दावा किया जाता है कि सीटों का बंटवारा सही से हो गया, आपस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमित शाह से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े लोग महाराष्ट्र के इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी में मामला फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है। और अब जो जानकारी मीडिया में धीरे धीरे करके दबी आवाज में सामने आने लगी है, वो बता रहे हैं दोस्तों 106 सीटों पर विवाद जारी है, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा। साथ साथ देश के मुसलमानों को घुसपैठिया रोहिंग्या बोलते हैं और दुबई के मुसलमानों को भाई बोल रहे हैं। मोहम्मद जावेद कांग्रेस पार्टी के सांसद की ओर से नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए ये बातें कही गई है। साथ साथ राजस्थान के खीसर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर रतन चौधरी, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने मुलाकात की है गोविंद सिंह डोटासरा से, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट से, यानी हनुमान बेनीवाल की सीट पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। दोस्तों आप लोग इससे क्या समझते हैं? क्या सही फैसला लिया गया है या फिर गठबंधन में जाना चाहिए था? वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या वाला प्रयोग किया है। दोस्तों गाजियाबाद सदर सीट पर राज सिंह जाटव को मैदान में उतारा गया है, जो दलित समाज से आते हैं, और इसके बाद मुस्लिम प्लस यादव वोटों को एकजुट करके समाजवादी पार्टी गाजियाबाद की सीट को जीतना चाहती है। इसी के साथ में कर्नाटक असेंबली इलेक्शन को लेकर एक और बड़ी अपडेट यह है कि यासिर खान पठान ने बाई इलेक्शन के कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी प्राप्त कर ली है। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यासिर अहमद खान पठान को कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर नियुक्त किया है, जो बाई इलेक्शन लड़ेंगे। गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधानसभा सीट से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ मुकाबला होने वाला है। यहाँ पर भरत बसवराज बोम्मई मैदान में उतरे हुए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बेटे को यहाँ से टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने यासिर अहमद खान को टिकट दिया है। पिछली बार के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट बसवराज बोम्मई चुनाव जीत गए थे, उनको 1 लाख के आसपास वोट मिला था। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट यासिर अहमद खान उस समय चुनाव लड़े तो उनको 64,000 के आसपास वोट मिला था और जेडीएस के उम्मीदवार को 13,000 के आसपास वोट मिला था। दोस्तों 35,000 के मेजोरिटी से चुनाव उन्होंने जीता था। लेकिन अब क्योंकि उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेता बसवराज बोम्मई हावेरी कर्नाटक से चुनाव जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं। देखते हैं किस तरीके का मुकाबला होने वाला है। साथ साथ झारखंड के अंदर सियासी शक्ति प्रदर्शन का दिन बीते दिन रहा। दोस्तों हेमंत सोरेन सहित 100 से ज्यादा नेताओं ने नामांकन दाखिल किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से साहिबगंज जिले के बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन और नाला सीट से विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और कल्पना सोरेन ने विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है। रांची सीट से राज्यसभा के सांसद महुआ माझी भी मैदान में उतरी है। तो बीते दिन ही ज्यादातर नॉमिनेशन हो गए हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन राज्य में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अवरोध पैदा कर रहा है, जिससे लाखों आदिवासी इसके लाभ से वंचित हो गए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले भारतीय जनता पार्टी और महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को जो मतगणना
होने वाली है उस पर निशाना साधते बताया है कि FRA जो एक्ट हुआ करता था उसे 2006 में पारित किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे लागू करने में अवरोध पैदा किया है और ये आदिवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग हैं दोस्तों, लगभग 25 सीटें ऐसी है जो रिजर्व सीटें हैं। इसी के साथ में राष्ट्रीय लोक दल ने एनडीए गठबंधन के तहत मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के लिए मिथिलेश पाल को मैदान में उतारा है। मिथिलेश पाल आरएलडी के नेता है जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। सिंबल उनका हैंडपंप रहेगा, यानी आरएलडी वाला सिंबल रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी के साथ अलायंस और साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर जो समर्थक है और कुछ मीडिया वाले हैं वो इस तरीके का भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि सुनकर लोगों को हंसी भी आ सकती है। दोस्तों चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 71 साल के हैं और जब ब्रिक्स संगठन का एक बैठक बुलाया गया था कुछ दिन पहले, तो वो अपने प्लेन से उतर रहे थे, तब उन्होंने प्लेन की सीढ़ियों से उतरते वक्त सीढ़ियों के ऊपर हाथ रखा हुआ था, यानी सहारे से उतर रहे थे। नरेंद्र मोदी बिना हाथ रखे हुए नीचे उतर रहे थे। मीडिया वालों ने इसी पर एक शोक करते हुए बता दिया कि नरेंद्र मोदी 74 साल की उम्र में फिट है और इसीलिए भारत एक शक्तिशाली देश है। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के इलॉजिकल स्टेटमेंट को लेकर लोगों ने तंज कसते हुए एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि इस तस्वीर में देखिए चाइना के राष्ट्रपति ने जितना हाथ ऊपर कर रखा है, नरेंद्र मोदी ने उससे ऊपर हाथ कर रखा है। इससे यह साबित होता है कि भारत चाइना से ज्यादा स्ट्रांग है। कुल मिलाकर दोस्तों देश में आजकल जिस तरीके का मीडिया में कार्यक्रम चल रहा है उसे देखकर अगर विदेश के लोग देखेंगे तो उनको बहुत हंसी आएगी और भारत के अंदर भी कोई अंधभक्त नहीं देखे तो उसको भी काफी हंसी आएगी। इसी के साथ में दौसा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान किरोड़ी लाल ने भाई का जिक्र करते हुए कहा कि राम लक्ष्मण की जोड़ी अब मिलकर काम करेगी। उन्होंने दीपावली का मौका है यह बयान देते हुए कहा कि भगवान राम 14 साल के बाद लौटे थे, जगमोहन को 10 साल के बाद सेवा करने का मौका मिला है। भरोसा दे सकता हूं कि मुझसे ज्यादा ये दौसा की सेवा करेगा। उपचुनाव में पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक बनाया है, सभी 7 सीटों पर मुझे प्रचार करना है। नामांकन के बाद आयोजित सभा में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुझे सब बाबा कहते हैं। पत्नी गोलमा देवी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपकी दादी गोलमा जी जरा खड़े होना। फिर किरोड़ी लाल ने उन्हें बैठने को कहा, लेकिन जब वो नहीं बैठी तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगे। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने फिर से परिवारवाद के तहत टिकट दिया है और किरोड़ी लाल मीणा को यह सीट जिताने के लिए कह रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के वही मंत्री है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था मंत्रिमंडल चुनने के कुछ दिनों के बाद ही, और आज तक नहीं पता चला कि उन्होंने इस्तीफा जो दिया है वो स्वीकार भी हुआ है, वो मंत्री है भी या नहीं है। साथ साथ शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दोस्तों वर्ली सीट से वो मैदान में उतरे हैं, उनके सामने एमएनएस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और भारतीय जनता पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतारेगी। साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां इतनी तेज है दोस्तों कि अमित शाह सारे काम छोड़कर केवल महाराष्ट्र के चुनाव को मॉनिटर कर रहे हैं। मीडिया में जो जानकारी है उसके अनुसार अमित शाह ने अजित पवार और एकनाथ शिंदे को साफ मैसेज दिया है कि जितने कम बागी खड़े होंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, यानी बागी नेताओं की संख्या कम करो अगर चुनाव जीतना है तो। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब सीटों के बंटवारे हो रहे हैं, तो एक के बाद एक सीटों पर बागी नेता देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, और अमित शाह इसी पर भड़के हुए हैं और हिदायत दे रहे हैं कि बागी नेताओं की संख्या कम की जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि वोट डिवाइड होंगे तो नुकसान महायुति का होगा दोस्तों। और वैसे भी एनसीपी क्योंकि हमेशा से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खिलाफ लड़ती आई है, तो अजित पवार के पास जितने भी बड़े दिग्गज नेता है वो सारे के सारे बीजेपी के विधायकों के खिलाफ, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर हो सकते हैं, और उनका बगावत करने का सीधा मतलब यह है कि एनसीपी के वोट तो कम से कम वो काटेंगे, भाजपा को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। साथ साथ गिरिराज सिंह की हिंदू जागरण यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप सिंह का बयान सामने आया है जिस पर बवाल शुरू हो गया है दोस्तों। तेजस्वी यादव ने ईंट से ईंट बजाने की बातें कही थी और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से भी वैसे ही बयान दिए जा रहे हैं, जिससे विवाद और ज्यादा भड़क सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह ने जो बयान दिया था उसे लेकर सड़कों पर विरोध देखने को भी मिला है। बीजेपी के नेता मुस्लिमों को धमकी दे रहे थे और हिंदू बन जाने के लिए कह रहे थे और धमकी भरे लहजे में ये बातें कही गई थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने करारा जवाब दिया था। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी को अलग थलग कर दिया है। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर डॉक्टर संजय निषाद के लिए एक बुरी खबर आई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट उनको नहीं दी। दिल्ली में गए थे बैठक करने के लिए लेकिन भाव नहीं दिया गया। डॉक्टर संजय निषाद दिल्ली से बीजेपी के नेताओं से मिलकर उत्तर प्रदेश आ गए। फिर जेपी नड्डा सुनील बंसल से मुलाकात भी उनकी सही साबित नहीं हुई दोस्तों, उनको फायदा नहीं हुआ। मांझवा और कटहरी विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारना चाहते थे, अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी आला कमान ने यह डिमांड खारिज कर दिया और एक तरीके से उनको ठेंगा दिखा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने के लिए गए थे तो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिलता और भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, लेकिन अब कैसा सम्मान मिला है शायद उनको बताना चाहिए मीडिया में आकर कि 2 सीटें भी चुनाव लड़ने के लिए नहीं दी गई है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसके बाद राहुल गांधी ने भी सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच के पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पार्लियामेंट में नहीं आने पर सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि माधवी आखिर क्यों पब्लिक कमेटी के सामने नहीं आना चाहती है, पार्लियामेंट ने उनको समन भेजा था। पहला सवाल यह है। दूसरा ये कि कौन उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, इसका जवाब सामने आना चाहिए दोस्तों। माधवी पुरी बुच को लेकर सवाल खड़ा हुआ था कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उनके उन कंपनियों के अंदर शेयर्स है जिसका अंबानी से लिंक है। अब जब सवाल यह है कि किस पर जवाब देने के लिए बुलाया गया तो आखिर वो हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही है जवाब देने के लिए। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। दाल में
काला जरूर नजर आता है। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको। चले, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।